अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारा इंटेग्रल इक्वेशंस का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे अब फर्दर मैं कुछ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो है वो अपलोड करूँगा, जो कि आप लोगों के लिए जो बैचलर्स और मास्टर्स के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले इंटेग्रल इक्वेशंस में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस का इस पूरे इंटेग्रल इक्वेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो पहले मैं इन कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करूँगा, क्योंकि इन डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर फर्दर आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं इंटेग्रल इक्वेशन में, या जो हमने इसके मेथड्स स्टडी करने हैं, तो उनमें फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो इसी वजह से आज का जो इसका फ़र्स्ट लेक्चर है, ये मैं जस्ट इसमें कुछ डेफिनेशंस जो हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इंटेग्रल इक्वेशन है क्या। इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती है? तो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स अननोन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन फंक्शंस मौजूद हों, वो वन इंटेग्रल में हों, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा इंटेग्रल्स के अंदर अगर आपके पास कोई अननोन फंक्शंस आ जाएं, अपीयर हो जाएं, तो देन हम उस इंटेग्रल को इंटेग्रल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा इंटेग्रल जिसमें हमारे पास इंटेग्रल, उस इंटेग्रल में कोई भी अननोन फंक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब वो चाहे सिंगल इंटेग्रल है या डबल है या एक से ज़्यादा जितने भी इंटेग्रल्स हैं, उसमें अगर कोई भी अननोन फंक्शन आ जाएगा तो देन हम उस इंटेग्रल को इंटेग्रल इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, जैसा कि ये आपके सामने मैंने कुछ इंटेग्रल इक्वेशंस लिखी हैं, जैसा कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू ए टू बी सम के ऑफ एस टी जी ऑफ टी एन डी टी, एंड जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस ए टू बी के ऑफ एस। ओके, तो ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इंटेग्रल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो जी है, ये जी हमारा इसमें अननोन फंक्शन है, और इसमें जो के है आपके पास, के जो है, या ऑल अदर फंक्शंस विदाउट के जो है हमारे पास, वो आपके नॉन फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें जी जो है ये हमारा अननोन फंक्शन है, और इस जी के अलावा बाकी जितने भी फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे वो सारे फंक्शंस हमारे पास नॉन फंक्शंस होंगे। जैसा कि सेकंड में भी अगर आप देखें तो ये जी हमारे पास अननोन फंक्शन है, एफ और के जो है ये हमारे पास नॉन फंक्शंस होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इसको देखते हैं फर्दर। सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास ऐसी इक्वेशन मींस कि ऐसा इंटेग्रल इक्वेशन जिसके अंदर जो अननोन फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछली डेफिनेशन में देखा कि जो अननोन फंक्शंस हमारे पास कुछ अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये अननोन फंक्शन आपके इंटेग्रल साइन के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। तो अननोन फंक्शन अगर हमारे पास लीनियर होगा तो देन वो कंप्लीट इंटेग्रल इक्वेशन हमारे पास लीनियर हो जाएगी। मींस कि ऐसी इंटेग्रल इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन लीनियर हो उसको हम लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन कहेंगे, और ऐसी इंटेग्रल इक्वेशन जिसके अंदर अननोन फंक्शन हमारा लीनियर ना हो, नॉन लीनियर हो, उसको हम नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन कहेंगे। जैसा कि आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, जैसा कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस के ऑफ एस टी एंड जी ऑफ टी डी टी। तो इसमें स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके पास फंक्शन है जी, ये लीनियर है। अब आपको पता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें इसकी पावर वन आ जाए तो वो लीनियर होता है, अगर वन से ग्रेटर पावर आ जाएगी तो वो डिफरेंट आपके पास उसकी बन जाएंगी, क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन कोई भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है इसमें अगर आप देखें तो जी की पावर वन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फर्स्ट वाली जो इंटेग्रल इक्वेशन है ये लीनियर है। और इसी तरह सेकंड में अगर आप देखें तो इसमें अगर आप चेक करें तो जी ऑफ टी की पावर टू है, ये वन से ग्रेटर हो गई है, तो इसीलिए ये सेकेंड इंटेग्रल इक्वेशन जो है ये हमारे पास नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली ये लीनियर एंड नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम आते हैं, बड़ी इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास जो जिसने फर्दर कंटिन्यू होना है इसी तरह से।
तो स्टूडेंट्स ये जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। फर्दर जितने भी हमने इससे रिलेटेड डेफिनेशन देखनी है उसमें हमने जनरल केसेस को ही डिस्कस करना है। तो पीछे मैंने जो कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स और डेफिनेशन बताई है वो पर्टिकुलर केसेस थे, लेकिन अब हम एक जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, उसको आप लोगों ने रिमेंबर करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास जो जनरल इक्वेशन हमारे पास जनरल इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटू के। अच्छा, इसमें मैंने इसकी अपर लिमिट नहीं लगाई इधर, ठीक है। अपर लिमिट के लिए मैंने इसको अभी एम्प्टी छोड़ा है। अपर लिमिट क्योंकि इसकी अपर लिमिट डिफरेंट किस्म की होती है, तो हम जिस टाइप की अपर लिमिट इधर पुट करेंगे तो वो ये जनरल इंटीग्रल इक्वेशन हमारी ये उसी टाइप की बन जाएगी, ठीक है। मींस के आगे हमने इसकी जो इंटीग्रल इक्वेशंस की जो टाइप्स पढ़नी है, जिसमें फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो वो फ्रेडहोम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमने उसे कहना है, ठीक है। तो आपने इसलिए मैंने जैसे इसकी लिमिट को इधर एम्प्टी छोड़ा है, तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए जो लिमिट आएगी वो मैं इधर लगाऊंगा, और फिर वोल्टेरा को हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए जो भी लिमिट आएगी वो मैं इधर पुट करूँगा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे अगर ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है एच ऑफ एस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा, तो इसी इक्वेशन को हम जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब इस पूरी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कौन सा नॉन फंक्शन है, कौन सा अननोन, ये इसके अंदर जितने भी फंक्शंस इन्वॉल्व हैं ये सारे क्या हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, तो वो भी मैंने इधर सारी डिटेल इधर दी है। तो इसमें मैंने लिखा है कि अपर लिमिट में भी आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड। ये जो अपर लिमिट मैंने इधर नहीं लगाई हुई, ये अपर लिमिट आपकी कोई वेरिएबल भी हो सकता है या कोई फिक्स्ड नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अगर आप वेरिएबल लगाएंगे तो वो वोल्टेरा बन जाएगी, अगर आप फिक्स्ड नंबर लगाएंगे तो वो फ्रेडहोम बन जाएगी। ये हम फर्दर जाके इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर जो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, एच है, जी है, एफ है और लैम्डा है, के और जी, ये सारे क्या हैं इनका बताता हूँ। इसमें एफ एच और के, ये जो आपके पास एफ एच और के, ये एफ एच और के, ये जो तीन फंक्शंस आपके इधर इन्वॉल्व हैं, ये तीन फंक्शंस हमारे पास नॉन फंक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। ये तीन फंक्शंस, इन तीनों फंक्शंस को हम नॉन फंक्शंस कहेंगे। मींस कि इनकी वैल्यू आपको गिवन दी होगी, ठीक है। इनकी वैल्यू जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर इनकी वैल्यूज़ आपको दी गई होगी, इसीलिए हम इसको नॉन फंक्शन कह रहे हैं। अब जिसकी वैल्यू नहीं दी गई होगी, जो वेरिएबल की फॉर्म में जो डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, उसको हम अननोन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जिस फंक्शन की वैल्यू इधर असाइन की गई होगी वो हमारे पास नॉन फंक्शन है, जिस फंक्शन की वैल्यू असाइन नहीं की गई वो हमारे पास अननोन फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो जी है, जी आपके पास अननोन फंक्शन है, ठीक है। ये वाला जी आप इस जी को कह लें या ये जी चाहे आपका एस वेरिएबल में है या टी वेरिएबल में है, तो ये दोनों जी जो है हमारे पास ये हमारे पास अननोन फंक्शन हो गए, चाहे जी डिपेंड कर रहा है एस पे या जी डिपेंड कर रहा है टी पे, तो इसको हम अननोन फंक्शन बोलेंगे। और इसके अंदर ये जो लैम्डा इन्वॉल्व है, ये लैम्डा इसको हम ये नॉन ज़ीरो लैम्डा जो है ये रियल नंबर या कोई भी कॉम्प्लेक्स पैरामीटर होगा, ठीक है। ये वाला लैम्डा जो है ये रियल या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर हमारे पास होगा। तो फर्दर यही लैम्डा जाके इसको ही हमने आइगन वैल्यूज़ कहना है, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम आइगन वेक्टर्स भी सारे इसी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लैम्डा जो है ये हमारा रियल या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और ये जो फंक्शन के है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये के फंक्शन जो है इसको हम कर्नल बोलते हैं, ठीक है। अब फर्दर हमने जो लीन इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ने हैं, वो सारे मेथड्स हमने किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है उसका हमने इस कर्नल को देख के पता चलना है, ठीक है। तो इसमें ये जो के की वैल्यू है, के ऑफ एस टी है, ये हमारे पास कर्नल होगा। अब कर्नल क्या है, इसकी फर्दर टाइप्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूँगा उस पर भी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, उसके अंदर जितने भी फंक्शन जो भी पैरामीटर या कुछ भी यूज़ हो रहा है सब को मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया, और इन सब का आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्दर यही सारी चीज़ें हमारी क्वेश्चन के अंदर भी इन्वॉल्व होनी है।
ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले जो इसकी फ़र्स्ट टाइप है इंटीग्रल इक्वेशन की उसको देखते हैं। ये फ़र्स्ट टाइप इसकी है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन इसे हम कहते हैं। तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? हमने कहा कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फिक्स्ड। अच्छा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जनरल फॉर्म थी ना हमारे पास। अब इसमें ये फ्रेडहोम हमारे पास उस वक्त होगी अगर इसमें ये जो इंटीग्रेशन है इसकी ये दोनों लिमिट्स फिक्स्ड हों। मींस कि अगर दोनों लिमिट्स इसकी या तो रियल नंबर्स हों या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। अगर ये दोनों लिमिट्स हमारी फिक्स्ड हो जाती हैं या हम इसको फिक्स्ड कर देते हैं तो फिर ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसकी वैसे इधर इक्वेशन ये लिख भी दी है नीचे, एच ऑफ एस जी ऑफ एस एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी। मैंने इधर अपर लिमिट जो है वो फिक्स्ड कर दी है, उसको मैंने बी कर दिया है। तो ये जी ऑफ टी एंड डी टी, तो ये चीज़ हमारे पास जो बन गई है ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी जो जर्नल से हमने इसको ड्राइव किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फ्रेडहोम। अब इसके बाद हम फ्रेडहोम की भी फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। मींस कि ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड या फिर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ये इस तरह से इसकी टू काइंड्स हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं। तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हमारे पास क्या होगी? अगर आप ये हमारे पास सिंपल फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। ठीक है, ये इसको चले मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूँ। ये जो हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है इसके अंदर हमने फर्दर कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है और फर्दर सब्स्टिट्यूशन करने से ही ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की फर्स्ट और सेकंड काइंड में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में जस्ट एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये आपके सामने है कि अगर आप जो इसमें एच ऑफ एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें, ठीक है, अगर आप जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी ये वाली, ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर आप इसमें इस एच ऑफ एस की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सारी 0 हो जाएगी और एफ ऑफ एस प्लस लेमडा ए टू बी के ऑफ एस टी जी ऑफ टी डी टी ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये अगर आप इसमें एच ऑफ एस को 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने इसको मैंने लिख दी है, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें एच ऑफ एस की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये लेफ्ट साइड 0 और एफ ऑफ एस ये इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसको हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। मीन्स के जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की फर्स्ट काइंड होती है वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह से फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड का भी हम इसी तरह से करेंगे कि ये हमारे पास जनरल फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है, एच ऑफ एस जी ऑफ एस एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा के एस ऑफ टी एंड जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर आप इस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में एच ऑफ एस की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगी। ठीक है, ये और ये जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के ऑफ एस टी एंड जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसमें एच जो है हमारा वो इधर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन थी, तो इसमें अगर आप इसकी हमने फर्स्ट और सेकंड काइंड बनानी है, अगर आप एच ऑफ एस की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगी। अगर आप एच ऑफ एस की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास एक डेफिनेशन है लीनियर और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसमें भी ये आपके सामने मैंने सेकंड काइंड लिखी है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की सेकंड काइंड, जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के ऑफ एस टी एंड जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। तो अगर आपका ये सेकंड काइंड में ये जो एफ ऑफ एस है, इस एफ ऑफ एस की जगह पे अगर आप 0 ये वाला फंक्शन अगर आपका 0 हो जाए, अगर हमारा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 आ जाए
तो फिर ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड जो है ये होमोजीनियस बन जाएगी, ठीक है। अगर ये एफ ऑफ एस ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, तो फिर हम हमारा ये जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगी, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म है मींस कि अगर आप इसमें एफ ऑफ एस को ज़ीरो कर देते हैं तो ये जी ऑफ एस इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के ऑफ एस टी जी ऑफ टी डी टी, ये इस फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो ये होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह इसकी जो सेकंड टाइप है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन वो मैं इसी लेक्चर के पार्ट 2 में शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आप लोग तब तक के लिए इन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। मैं इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द बना के वो अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।